हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडू फिजिक्स बाय वीके। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आपका एनसीईआरटी चैप्टर 2 टॉपिक नंबर 2.11 कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में आज हम पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, हम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था 2.10, टॉपिक 2.10 डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, जिसमें हमने सीखा था कि दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, है ना। इस हमने सीखा था। फिर हम जो डेफिनेशन लिखी थी कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है एक तरह का नॉन कंडक्टर। और कुछ 6 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे थे और उसके अराउंड हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में। तो देखो, हमने जो पहले स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेन किया था बिहेवियर ऑफ नॉन कंडक्टर एंड कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसके बारे में पूरा हमने डिटेल में पढ़ाया था। ये सब लिखा हुआ जो है हमने लास्ट लेक्चर में सब समझा था। यहाँ तक पूरा ये था क्या, नॉन कंडक्टर एंड कंडक्टर उसकी इफेक्ट कैसी रहती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो सब पूरा समझा था। फिर जो टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हमने लिखा था कि डेफिनेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसे होते हैं, जिसका जिसका सेंटर क्या होता है, सेंटर मतलब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर कैसा होता है, पोलर एंड नॉन पोलर दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमने पढ़े थे। तो पहला पोलर, पोलर मतलब क्या हो, जिसकी कुछ पोलैरिटी हो, जिसकी कुछ डाइपोल मोमेंट हो। तो दोनों का सेंटर कैसा होना चाहिए बच्चों, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपना नॉन पोलर, तो मतलब कुछ जिसकी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होती है। तो उनमें क्या होता है कि जो भी उसका सेंटर है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, उनका सेंटर क्या होगा, एक ही होगा। तो फिर हमने नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक हमारा था बच्चों, वो क्या था, उनकी बिहेवियर के बारे में सीखा था। ठीक है, फिर हमने एक्सप्लेन किया था पोलराइजेशन एंड उसकी डिपेंडेंसी। तो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हमने सीखा था। फिर दो फैक्टर्स जो डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये रहे दो फैक्टर कि जो पोलराइजेशन को इफेक्ट करते हैं, ये रहे आपके सामने। तो ये रहे दो फैक्टर की पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, जो डाइपोल को अलाइन करती है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किसी भी नॉन कंडक्टर को आपको पोलराइज बनाना है ना। फिर दूसरा जो फैक्टर है, उस डाइपोल मोमेंट को एडजस्ट करने के लिए जो थर्मल एनर्जीज जो डिस्टर्बेंस कर रही है, उसको अलाइनमेंट करने के लिए डाइपोल को अलाइनमेंट होना है, लेकिन होने नहीं दे रही है। कौन नहीं होना दे रहा है, थर्मल एनर्जी। तो वो क्या कर रहा है, अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। तो वो भी एक फैक्टर है कि पोलराइजेशन क्या करता है, कम करता है थर्मल एनर्जी की वजह से। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी टॉपिक नंबर 2.10 में, पोलराइजेशन में। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा कैपेसिटर वाला शुरू कर लेते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के जो टॉपिक हमारा है 2.11 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो इस टॉपिक को पहले देखो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, वैसे कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अपना कैपेसिटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट, तुम आप बोल सकते हो इक्विपमेंट, एलिमेंट है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का। आपके आसपास जो भी आप पढ़ रहे हो मोबाइल से या लैपटॉप से, उसके जो बनावट है, उसकी बनावट में भी क्या यूज होगा, कैपेसिटर यूज होता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट तुम बोल सकते हो, एलिमेंट तुम बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा आपका जो पंखा है, जो फैन घूमता है, तो फैन में भी क्या होता है, एक ऐसा देखा होगा डाटा, आपने देखा होगा ये सिलेंडर टाइप, इसके दो केबल्स यहाँ से होते हैं और उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये भी क्या है, कैपेसिटर है। क्या है ये, कैपेसिटर है ना। फिर आपने देखा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, तो ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, सिलेंडर्स होते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का कैपेसिटर ही है ना। तो ये हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आता है बच्चों, वहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट यूज होता ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज का। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप उठा लो, आप उठा लो, कैमरा उठा लो। ठीक है, कैमरा में भी क्या होता है, कैपेसिटर यूज होता है। आपकी जो फ्लैश लाइट होती है, उसमें क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो बच्चों, पहले जान लेते हैं ये हम यूज क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं कैपेसिटर। तो पहला सवाल तो ये होता है, कैपेसिटर का यूज क्या होता है। तो बच्चों, जो कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर जो है इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है एकदम लार्ज अमाउंट में। मतलब अगर हमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो हम जो है कैपेसिटर का यूज करते हैं। मतलब मैं आपको बोलूँ, आपको कोई फोटो खींचते हो ना आप, तो फ्लैश लाइट एकदम से चमकती है।
तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी देता कौन है उस फ्लैश लाइट को? कैपेसिटर देता है। कौन देता है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, और जब जरूरत होती है तब उसको क्या वहां पर वो यूज करता है। तो कैपेसिटर का जो पहला काम हो गया बच्चों, कैपेसिटर प्रोवाइड इंस्टेंटेनियस एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है? इंस्टेंटेनियस एनर्जी इन लार्ज अमाउंट। बोलो आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? मतलब कैपेसिटर जो है लार्ज अमाउंट में इंस्टेंटेनियस एनर्जी एट द मोमेंट हमें प्रोवाइड करवाता है। कैपेसिटर बैटरी में से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस और लार्ज अमाउंट में नहीं मिलती है बच्चों। इसलिए जो हमारी सर्किटों में यूज होता है अपना कैपेसिटर, ठीक है, अलग अलग उसका डिफरेंट डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका यूज वहाँ पे बनता है। तो कैपेसिटर बेसिकली है क्या? तो कैपेसिटर देखो बच्चों क्या होता है ना, एक कंडक्टिव प्लेट है, दो कंडक्टिव प्लेट है। दो कंडक्टिव प्लेट्स को मैं सेपरेट कर दूं, क्या कर लूं मैं? सेपरेट कर लूं डी डिस्टेंस पे, तो ये जो सिस्टम बनता है दो कंडक्टर का, इसे बोलते हैं कैपेसिटर। इसमें होता क्या है बच्चों, सुनो ध्यान से, कि एक जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे क्या होगा? चार्ज क्यू, लेकिन माइनस वाला। अपोजिट चार्ज होता है, सेम मैग्नीट्यूड। अगर उनको हम एक फाइनल डिस्टेंस पर रख देते हैं तो जो सिस्टम क्रिएट होती है उसे बोलते हैं कैपेसिटर। समझ आ रहा है बच्चों? अगर देखो इसका मैं कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है ना, इसको मैं अगर मान लो चार्ज क्यू दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मैं? चार्ज क्यू। इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ आ रहा है? मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो है, जो दो कंडक्टर है 1 और 2, इनके बीच क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। बोलो क्लियर हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगर आप चार्ज ऑफ अमाउंट बढ़ा रहे हो, आप चार्ज ऑफ अमाउंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? क्रिएट होगा। समझ आ रहा है बच्चों? लेकिन अब एक चीज यहाँ पे देखोगे, तो थोड़ा एरर आ गया था बच्चों, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। देखो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो कंडक्टर है, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं बच्चों, तो इसके ऊपर क्या होगा? चार्ज जो है, चार्ज भी क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। तो चार्ज बढ़ेगा तो वी क्या होगा? बढ़ेगा। बोलो आ रहा है समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ? है ना। लेकिन आपने देखा होगा आपकी जो ट्यूबलाइट है बच्चों, आपकी जो ट्यूबलाइट है उसमें भी, बोलूँ तो उसमें भी कैपेसिटर क्या होता है? यूज होता है कैपेसिटर। आपने देखा होगा कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक छोटा सा डट्टा होता है, मतलब एकदम थोड़ा लंबा होता है, एकदम रेक्टेंगल टाइप का। तो उसमें दो वायर होते हैं। वायर ये भी क्या, इसका काम होता है? कैपेसिटर। ये क्या, ये कैपेसिटर है। ये भी एक तरह का कैपेसिटर है, जिनका काम है कि ट्यूबलाइट्स को स्टार्ट होने के लिए इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करना, ये काम है इसका। बोलो आ रहा है समझ में? है ना। तो ये जो आपने देखा होगा, इसकी प्लेट अगर इसको आपने तोड़ा होगा बचपन में, तो इसकी जो बहुत सारी प्लेटें होती है बीच बीच में, है ना, और बीच में कुछ गैप होता है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटर की आप देखोगे, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की कंडक्टिव प्लेट के बीच गैप रखा जाता है। उसका रीजन क्या है पता है बच्चों आपको? देखो बच्चों, उसका रीजन ये है, उसका एक रीजन है कि ये अगर जो है इसके बीच जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसी टॉपिक में पढ़ने वाला है। तो इसी के रीजन में जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कैपेसिटर जो है इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये रखता कहाँ पे? तो इसी स्पेस में वो एनर्जी स्टोर होती है। किसके स्वरूप में? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में। अब देखोगे आप, उसका एक और रीजन भी है कि इसको डिस्टेंस पर रखा जाता है, और उसके लिए जो हम डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं, नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स को यूज करते हैं, ताकि ये क्या हो? सेपरेट हो। तो उसका एक और रीजन है कि ये देखो पॉजिटिव प्लेट है, ये कैसी है? नेगेटिव प्लेट है। तो नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या होगा? अट्रैक्ट करेगी तो कम हो जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहेगा। तो डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से भी हमें क्या पुट करना पड़ रहा है? डायलैक्ट्रिक्स पुट करना पड़ रहा है। ठीक है ना। हम नॉन कंडक्टर यूज कर रहे हैं, डायलैक्ट्रिक यूज कर रहे हैं, ताकि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच डिस्टेंस मेंटेन रहे, और जो भी हमें डिजायर एनर्जी चाहिए वो क्या हमें मिल पाए थ्रू कैपेसिटर। ये भी एक रीजन है कि हम क्यों डायलैक्ट्रिक्स रख रहे हैं, दो प्लेट, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, है ना। फिर एक चीज आप देखो, लेकिन हम इसके ऊपर चार्ज अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें पता है चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन लेकिन एक चीज जो होती है बच्चों हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो है क्यू बाय वी का रेशियो। क्या? क्यू बाय वी का रेशियो। ये बच्चों हमेशा ही क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जितना क्यू बढ़ता है बच्चों, उतना ही वी बढ़ेगा। तो इस रेशियो को एक नया नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया कैपेसिटेंस। क्या नाम दिया इसको?
कैपेसिटेंस, क्या नाम दिया? कैपेसिटेंस। तो इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। बोलो आ रहा है समझ में? कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे बोलते हैं कैपेसिटर्स। क्या बोलते हैं उसको? कैपेसिटेंस। तो ये जो है कितना चार्ज स्टोर कर रहा है पर यूनिट वोल्टेज, उसे बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर ये और कैपेसिटर आपको समझ में आ गया, दोनों में ही अंतर है। कैपेसिटेंस, सॉरी, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? क्या इंस्ट्रूमेंट है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का एक इंस्ट्रूमेंट है कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस की मैं बात करूं तो ये क्या है? कैपेसिटेंस जो है बच्चों, ये अपना एक कांस्टेंट है, हम मेजरमेंट कह सकते हैं, कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट। कि जो भी चार्ज स्टोर करने की एक मेजरमेंट बोल सकते हो, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कुछ कुछ हम टेक्निकल लैंग्वेज में जो सीखा, हमने जो समझा ये सब, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं बच्चों, सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स के स्वरूप में, आप देख लो अच्छे से। देख लो पहली चीज कि दो कंडक्टर, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्यों इंसुलेट हम सेपरेट क्यों कर रहे हैं इंसुलेटर की प्लेट से? मतलब इंसुलेटर से क्यों सेपरेट कर रहे हैं? तो उसका एक ही रीजन है कि जो कैपेसिटर है उनकी जो प्लेट जो होती है, जिसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक होगा नेगेटिव चार्ज, है ना। हमें एनर्जी स्टोर करनी है, दोनों प्लेट्स क्या होनी चाहिए? एक मेंटेन डिस्टेंस पे होनी चाहिए। उनको एक रीजन है कि डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, और दूसरा जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो जो नज़दीक आ रही है ना, तो उसको रोकने के लिए, ताकि डिस्टेंस क्या हो? मेंटेन हो। वही चीज़ है, मतलब डिस्टेंस ही मेंटेन करने के लिए है। तो ये इसलिए हम क्या करें, इंसुलेटर का यूज़ कर रहे हैं कि दोनों कंडक्टिव प्लेट्स को, कैपेसिटर की, दोनों कैपेसिटर को, ये दोनों की क्या कंडक्टर है, कि दोनों कंडक्टर को हम क्या कर सके? सेपरेट कर सके इंसुलेटर से। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। और सेकंड रीजन, सेकंड जो पॉइंट है आपका, जो आपको याद करना है, दे हैव चार्ज इज सेम बट अपोजिट, जैसे मैंने आपको समझाया। दे हैव पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टिव प्लेट्स। ठीक है, दोनों कंडक्टिव प्लेट्स के बीच क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड से यह क्या होगा? चार्ज यहाँ से वहाँ मूव होता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट जो है, वी कैन ऐड चार्ज टू अ कंडक्टिव प्लेट बाय कनेक्टिंग इट अ बैटरी। अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें इस प्लेट्स को, तो हम चार्ज क्या कर सकते हैं? और भी ऐड कर सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा? इसकी कैपेसिटेंस जो है क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बाय कनेक्टिंग अ बैटरी टू दी प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब देखो, अब जो सेकंड, ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे मैंने पॉइंट्स लिखे सबको, सभी पॉइंट्स में वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, तो मैंने एक बात करी रेशियो की। तो ये जो आपने बैटरी से कनेक्ट तो करा है, चार्ज भी बढ़ रहा है, ठीक है, वाह वाह, मजा आ गया। लेकिन आप चार्ज बढ़ा रहे हो तो साथ साथ क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रहती हो, क्या? उसका रेशियो, क्यू बाई वी का रेशियो। उस रेशियो को ही हमने क्या नाम दिया बच्चों? कैपेसिटेंस। तो उसी रेशियो को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो ये रहा आपका डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। और एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल इज सेड टू बी कैपेसिटेंस। क्लियर हुआ? फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन से इट। अब देखो, अब यहाँ पे तो हमको सिंपल सवाल पूछूं कि ये जो कैपेसिटेंस है बच्चों, कैपेसिटेंस जो है बच्चों का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी, क्यू बाय वी। तो मैं आपको पूछूं, क्या कैपेसिटेंस क्यू के ऊपर डिपेंड करता है? क्या वी के ऊपर डिपेंड करता है? क्या वी के ऊपर डिपेंड करता है? आप बोलोगे यस सर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी से। तो करता है, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। अभी जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर जो मेनली होते हैं, यहाँ पे लिख लेना, मैंने वैसे बुक में नहीं है, आप मैं भी ऐड कर दूंगा इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जहाँ पे पढ़ोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, बहुत सारे टाइप से कैपेसिटर है। लेकिन बुक में जो आपको पढ़ना है, इसका नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट वाला, तो उसको भी हम देख लेंगे। तो वहाँ पे पढ़ोगे पैरेलल प्लेट के बारे में। तो अभी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो है बच्चों 3 तरह के हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कैपेसिटेंस जो होता है बच्चों, वो उसके ऊपर डिपेंड
नहीं करता है चार्ज के ऊपर और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे कि कैपेसिटेंस जो है बच्चों डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल बट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन शेप ऑफ अ कैपेसिटर, जियोमेट्रिकल शेप कि जो कैपेसिटर है बच्चों कैसा है, कि तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला है, जो गोले वाला है, या तो फिर वो सिलेंड्रिकल वाला है। तो उस चीज़ के ऊपर मतलब डायमेंशन के ऊपर भी कैपेसिटेंस जो है बच्चों डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका जो यूनिट होता है कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा क्यू बाई वी, तो क्यू का यूनिट क्या होता है बच्चों कूलम, और वी का यूनिट होता है वोल्ट, है ना। क्यू बाई वी ये आपका हो गया कैपेसिटेंस का यूनिट। इसको बोलते हैं फेराड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेराड। बोलो आया समझ में। अब कैपेसिटर मान लो कोई सर्किट है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि आप सर्किट डेवलप करते थे, बनाना सीखे थे सर्किट। तो मान लो कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा ऐसे पैरेलल में, तो यहाँ से आप ऐसा अगर आप ड्रॉ करते थे तो यहाँ से आप समझ सकते थे कि यहाँ पे कोई बल्ब होगा, है ना, या तो कोई फैन होगा, कोई ना कोई चीज़ जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो आपने यहाँ पे ड्रॉ करा एज ए सिंबल के स्वरूप में, यहाँ पे भी क्या करा एज ए सिंबल के स्वरूप में कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा होगा जो पैरेलल है इस वाले के साथ। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे थे कि यहाँ पे क्या है, इन शॉर्ट बोलो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रेजिस्टेंस है। तो अगर मुझे इस सर्किट में कैपेसिटर दिखाना है बच्चों, क्या दिखाना है कैपेसिटर, तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा, उसका सिंबल ड्रॉ करूंगा ना, सिंपल सिंबल। तो उसका जो सिंपल सिंबल होता है बच्चों मैं आपको बोल दूँ, उनका सिंपल सिंबल जो है बच्चों वो है, आप क्या कर ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे तो लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल वाली। तो यहाँ से आप इसका मतलब क्या होता है कि सर्किट में जो है क्या बीच में कैपेसिटर है, कैसा है कैपेसिटर है ना। इसकी कुछ फिक्स रेंज होती है कि 6 फराड का है, 6 माइक्रो फराड है, 3 माइक्रो मिली फराड है, ये सब यूनिट से कैपेसिटर है। तो यहाँ पे ऐसे आप लिख दोगे 6 फराड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्किट में आपने 6 फराड का कैपेसिटर या माइक्रो फराड का कैपेसिटर आपने ज्वाइन करा हुआ है। फिर एक और सिंबल है कैपेसिटर का, ऐसा ये वाला। इसका मतलब क्या है कि जो कैपेसिटर आपने यूज किया है बच्चों सर्किट में कैसे है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब उसकी कुछ ना कुछ रेंज होगी कि 6 माइक्रो फराड से वो वेरी कर सकता है 10 माइक्रो फराड तक, ठीक है ना। मतलब उसका कैपेसिटेंस जो है बच्चों टाइम के साथ क्या होगा वेरी हो रहा होगा। तो इस तरह के कैपेसिटर का सिंबल जो है बच्चों कुछ यहाँ पे मैंने ड्रॉ करा है, ऐसे 2 लाइन्स ड्रॉ करो पैरेलल और एक एरो लगा दो, इसका मतलब होता है वेरिएबल। आपने देखा होगा कि जो रेजिस्टेंस है उसमें भी ऐसा ड्रॉ हमने करा था, एरो ड्रॉ करा था। तो वहाँ पे जो मतलब होता था सेम मतलब यहाँ पे भी होगा कैपेसिटेंस में भी, है ना। तो आपका ये हो गया सिंबल ऑफ कैपेसिटेंस एंड वेरिएबल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई टॉपिक नंबर 1.2। तो वही चीज़ मैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स और कैसे क्या पूरा सवाल लिखना है, अगर इन एग्जाम में आया तो कैसे सवाल हमें लिखना है पूरे सारे टॉपिक्स में, मैंने इसको डिवाइड पॉइंट्स में डिवाइड करा हुआ है मैंने। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो आपको A to Z सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे फिर यहाँ से देखो फ्रॉम अबव इक्वेशन फॉर मोर सी मोर चार्ज रिलेटिवली स्मॉल वी। सुन लो ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें चार्ज क्या कैपेसिटेंस क्या चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए, तो उसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी होता है। क्या होता है क्यू बाई वी। तो ये हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे और ये हम क्या करेंगे घटाएंगे बाई यूजिंग अनदर मेथड्स। तो इससे सी क्या होगा हमारा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है बच्चों सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको याद करना, जो भी कैपेसिटेंस है कैसा भी इंस्ट्रूमेंट हो कैसा भी जियोमेट्रिकल शेप हो, तो उससे कैपेसिटेंस हम इसी फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, सिर्फ इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन में आप पढ़ोगे कैपेसिटेंस की जो एप्लीकेशन आती है, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया, सिलिंड्रिकल हो गया। तो कैसा भी कैपेसिटर हो, कैसा भी आपको सिस्टम दिया हो कंडक्टर का और बोला हो कि निकालो कैपेसिटेंस, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मूले का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और IMP फॉर्मूला ये, इसको यहाँ पे मार्क कर लेना अच्छे से, है ना। तो क्लियर हुआ, ये सब हो गया छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं। अब जो इसका जो मेन पॉइंट होता है वो सब यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रहा है कि मेन पॉइंट्स देखना ध्यान से, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों ये अपना है एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर है। तो ये दो कंडक्टर की वजह से इसकी जो चार्ज डेंसिटी मान लो मैं सिग्मा लूँ, इसके ऊपर चार्ज है, इसका एरिया भी कुछ होगा ना, तो उसकी वजह से इसकी बनेगी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस प्लस सिग्मा है, ये कैसा है माइनस सिग्मा, है ना। तो देखना ध्यान से बच्चों, तो ये जो इसको मैंने सेपरेट करा डी से, इसका कुछ क्या होगा कैपेसिटेंस होगा, क्या होगा कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस होगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। अब हमें पता है कि ये जो है कैपेसिटर ये एनर्जी स्टोर करता है, क्या करता है
एनर्जी स्टोर करता है किसके स्वरूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में। जो कैपेसिटर है ये चार्ज है ना, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल चीज़ है, जो चार्ज की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आएगी निकलेगी, और जो नेगेटिव चार्ज है बच्चों वहाँ पे क्या होगी, इमर्ज होगी ना, एंटर करेगी, तो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लेयर बनेगा, है ना। अब सिंपल सवाल देखो मैं आप क्या बोल रहा हूँ, हमने डी डिस्टेंस में इसको सेपरेट करा है, तो सेपरेट करने के लिए हमने कुछ ना कुछ क्या यूज़ करा होगा, इंसुलेटर। क्या यूज़ करा होगा, इंसुलेटर। देखो मैं ला के आता हूँ यहाँ पे, थोड़ा देखना। तो बच्चों इन ये दो कंडक्टर को सेपरेट करने के लिए हम क्या लेके आए, एक छोटा सा इंसुलेटर। ये क्यों लाए आपको पता है ना, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने क्या करा, इस इंसुलेटर का यूज़ करा, और इसीलिए इंसुलेटर यूज़ होता है ताकि एक एनर्जी बने और एनर्जी स्टोर हो। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके बीच होगी, और यहाँ पे आ गया इंसुलेटर, है ना। अब मैं आपको छोटा सा सवाल पूछूं, सुनना ध्यान से। ये जो अपने है, ये जो चार्ज है, क्या मैं इस चार्ज को बढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। कैसे बढ़ाऊंगा मैं, बाई यूजिंग बैटरी, है ना। बैटरी से मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो चार्ज है, ये चार्ज डेंसिटी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बोलो येस और नो, क्या बढ़ जाएगी। अब देखो मैं इतनी बढ़ाऊँ एनर्जी, मतलब इतना मैं चार्ज बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एकदम बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, है ना, बहुत बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम एक्सट्रीम लेवल पे इसी आप इंस्टॉलेटर में। तो बच्चों क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होता है, तो अगर बच्चों ऐसा कुछ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़ जाती है इंसुलेटर यहाँ पे कैपेसिटर में, तो ये जो हमने इंसुलेटर यूज हुआ है यहाँ पे दो प्लेट के बीच, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच जो इंसुलेटर यूज हुआ है, उसमें देखना उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्लस और माइनस क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और अगर हमें पता है कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो क्या हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगता है नहीं लगता है। तो ये सब वैसा ही सेम यहाँ पे बनेगा, कि ये जो इसका जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, आयोनाइज होने लगेंगे, आयंस बनने लगेंगे बाय, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाए तो आयन क्या करेंगे, आयन जो है मतलब जो इसी के अंदर जो मॉलिक्यूल है इंसुलेटर के अंदर, वो सब आयोनाइज होने लगेंगे, वो सब भागने लगेंगे हवा में। या तो फिर अगर इलेक्ट्रिक इतनी बहुत सारी स्ट्रांग हो जाएगी, तो इसके आसपास जो भी हवा भी, वो भी क्या होगी, हवा के जो मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स, वो भी आयोनाइज होने लगेंगे। समझ में आ रहा है। तो मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक की कुछ कैपेसिटीज होती है, क्लियर हो रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। मतलब कुछ कैपेसिटी होती है, मतलब एफिशिएंसी होती है, कि कुछ हद तक ही इलेक्ट्रिक बढ़ती है, कुछ हद तक सफिशिएंट मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब तक जो मॉलिक्यूल्स वो आयोनाइज नहीं होंगे। मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे तो क्या होगा बच्चों की, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, चार्जेस क्या होंगे, भागने लगेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स लगता है ना। तो सिंपल रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक और बार ध्यान से समझ लो, क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने यहाँ पे रखा इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बढ़ाई, चार्ज दिया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी बहुत सारी। अब बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है तो नौबत क्या आती है, कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं चार्जेस, तो चार्जेस क्या होंगे, आयोनाइज होने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आयोनाइज होने लगेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन के स्वरूप में क्या होंगे, भागने लगेंगे। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो है ना ये इंसुलेटर, ये हो गया ब्रेक डाउन, हो गया क्या हो गया, ब्रेक डाउन। इसे बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन बोल रहे हैं। ब्रेक डाउन होना इसका मतलब होता है कि इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो जिस हद तक, मतलब मान लो मैं बोलूँ ई डेस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ई डेस तक दी, ठीक है। तो ई डेस इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हो गया, कि जो मॉलिक्यूल्स है इंसुलेटर के, वो क्या होने लगे, आयोनाइज होने लगेंगे। तो ये जो ई डेस है ना, ये ई डेस जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम, इसे बोलते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक का बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बोलो क्लियर हुआ। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो मतलब इसका मतलब यहाँ से ये भी होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते हो तो एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एनर्जी बढ़ने से अलावा एक और चीज़ भी बढ़ती है, जो मॉलिक्यूल्स है इन यहाँ पे इंसुलेटर में, डाइलेक्ट्रिक में, वो क्या होने लगेंगे, आयोनाइज होने लगेंगे। तो कोई काम का नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से कोई हमारा काम नहीं हुआ, एनर्जी बढ़ी नहीं हमारी, है ना। तो देखो यहाँ पे, तो टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखने हैं बच्चों, देख लो यहाँ पे। तो फॉर द मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले एक और चीज़, इसका जो बैक साइड जो पीछे जो पॉइंट एक रह गया उसको देख लेते हैं पहले। देखो मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 3 के स्वरूप में, नाउ कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इट डजंट मीन दैट इट कैन स्टोर मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते हो बच्चों,
तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एनर्जी भी क्या ज़्यादा बढ़ा लेंगे कैपेसिटर में। क्यों, इसका एक और भी नेगेटिव इफेक्ट है कि जो डायलेक्ट्रिक आपने यूज करा हो क्या होगा, वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, आयोनाइज होने लगेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से टेक्निकल लैंग्वेजेस में। तो देखो यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, ताकि अगर आपका इंटरनेट कम भी हो ताकि आप अच्छे से देख पाओ ना। तो ये एक इसकी प्लस पॉइंट है इसका। फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आयोनाइज द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड कैन हैव ब्रेक डाउन दिस काइंड ऑफ मटेरियल। आपको समझ में आएगा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा देते बच्चों, तो जो मटेरियल्स में जो है, जो डाइलेक्ट्रिक हमने यूज करा है उसके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, आयोनाइज होने लगेंगे, है ना। तो उसका हो जाएगा ब्रेक डाउन। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्टार्ट लूजिंग its insulating properties, it is said to be a dielectric strength। जैसे मैंने आपको समझाया, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी मतलब सुनो क्या है, ये इस वर्ड को समझ लो। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई, ठीक है, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें जो थे आयन्स, जो आयन्स है वो आयन्स क्या होंगे, आयोनाइज होने लगेंगे। अब आयोनाइज होने लगेंगे तो प्लस चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, फ्री होंगे, तो घूमने लगेंगे। तो यहाँ पे करंट को फ्लो करने के लिए क्या मिल गया, चार्जेस मिल गया ना, चार्ज करंट मिल गया ना यहाँ पे, ये आयोनाइज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इंसुलेटर था इसकी प्रॉपर्टी थी कि कोई करंट फ्लो ना हो पाए, लेकिन जब ये आयोनाइज हो गया तो क्या वो करंट फ्लो होगा थ्रू दिस चार्जेस। जो आयोनाइज हो गए, जो चार्जेस बने हैं उसके वजह से ये क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो प्रॉपर्टी है इंसुलेटिंग वाली क्या हो गई, लूज हो गई। तो यही चीज़ इसको एक्सप्लेन करी हुई मैंने यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में। कैसे क्या लिखना है देखो आपके सामने। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट dielectric medium start losing its insulating property, it is said to be a dielectric strength। अब देखो अगर मान लो, आप सुन लो, अगर कोई कैपेसिटिव प्लेट में अगर मान लो एयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, ये कैपेसिटिव प्लेट, और बीच में आपने एयर भर दी है, क्या भर रही है, एयर। एयर का भी क्या है, कुछ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। आपने देखा होगा कि हवा में तो करंट फ्लो होता नहीं है ना। आपने देखा होगा स्विच जो हमारे आसपास क्या होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो बीच में एयर भी आती है। तो कभी ऐसा सुना है आपने कि हवा में एकदम करंट फ्लो हो रहा है। तो हवा भी क्या है, एक तरह की डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करती है हवा, एयर अपनी। तो उसका देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इट मीन्स दैट एट दिस वोल्टेज द एयर मॉलिक्यूल स्टार्ट टू आयोनाइज। मतलब इसका मतलब क्या सुनो, अगर आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हो, इतना पोटेंशियल मतलब कितना, सुनो तो साइड पे लिख देता हूँ मैं। इन शॉर्ट में बोलूँ, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको फील करो अच्छे से। ये क्या कहना चाहता है, अगर एयर जो है, आप 1 मीटर लो, कितना लो, 1 मीटर, मान लो 1 मीटर है, बीच में एयर है। ये 1 मीटर में आपने मान लो पोटेंशियल अप्लाई किया 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, इतना, सॉरी इतना आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा। तो क्या होगा बच्चों, जो वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे, आयोनाइज होने लगेंगे। अगर आप इतना पोटेंशियल आप डेवलप करोगे 1 मीटर के डिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो एयर मोलिक्यूल्स है वो आयोनाइज होने लगेंगे, प्लस चार्जेस इसमें से रिलीज हो जाएगा, माइनस रिलीज हो जाएगा, और हवा में यहाँ वहाँ घूमने लगेंगे और तबाही तबाही मचा देंगे। क्योंकि अगर हवा में चार्ज मोलिक्यूल्स बच्चों फ्लो होने लगा तो इसका मतलब ये है कि करंट हवा में फ्लो होने लगेगा, और करंट फ्लो होगा तो इसकी इफेक्ट आपको पता ही है, ठीक है ना, कि करंट फ्लो होने से कितनी तबाही मच सकती है। आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि जो रियल लाइफ में जो होता है करंट मैक्सिमम, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े पावर केबल्स होते हैं वो 12 kV के होते हैं, 12 kV। ये तो कितना है देखो, 3000 3000 kW है ना। ये सॉरी ये थोड़ा 3000 वाट का, 3000 वाट है ना, 12 kV की लाइन आपने देखी होगी, 12 kV की। तो ये तो हो गया अपना 3000 kV, मतलब बहुत ही बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इतना अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करते किसी चार्ज के बीच बच्चों, तो चार्ज दौड़ने उड़ने लगेगा बेचारा। तो ये अगर हवा में अप्लाई हमने लगा दिया इतना पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो जो हवा में एयर मोलिक्यूल्स है वो भागने लगेंगे। तो बहुत सारा मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो हवा जो हम कह सकते हैं कि काफ़ी अमाउंट में अगर डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करती है एयर, तो उसकी वजह से हम क्या है, सुरक्षित है ना। तो करंट जो फ्लो नहीं हो रहा है एयर में, इसी का यही एक रीजन है, ठीक है। फॉर देखो, फॉर अ गुड कैटेगरी कैपेसिटर इट शुड बी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट
लीकिंग। तो ये भी इसका मतलब है। अगर ये देखो डाइलेक्ट्रिक जो है, ये डाइलेक्ट्रिक आयोनाइज होता रहेगा और चार्ज क्या होगा, हवा में लीक करता रहेगा, तो इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी बच्चों को क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक जो है कमजोर कैपेसिटर की निशानी है। तो अगर कैपेसिटर अगर अच्छा हो तो उसकी कैपेसिटी जो एनर्जी स्टोर करने की क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो वो कब होगी, जब उसकी चार्ज लीक जो कर रहा है, चार्ज आयोनाइजेशन हो रहा है, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर पॉइंट में क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखो ये पूछनी है, वैसे हमने मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। इट पोटेंशियल इज also high enough so that it cannot exceed breakdown voltage। तो मतलब पोटेंशियल जो है हमें इन दोनों प्लेट के बीच का हमें इतना इनफ हाई रखना चाहिए ताकि इसकी जो ब्रेकडाउन लिमिट है उसको क्रॉस ना करे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हाई होगा बच्चों तो उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल टू ED। ये बढ़ा तो साथ ही ये भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, पोटेंशियल जो है मिनिमम मतलब मैक्सिमम इनफ अमाउंट में रखना चाहिए ताकि जो डाइलेक्ट्रिक है वो आयोनाइज ना हो, ब्रेक डाउन ना हो डाइलेक्ट्रिक का। तो ये समझाना चाह रहा है ये वाला पॉइंट, है ना। फिर देखो यूनिट ऑफ कैपेसिटर तो होता है माइक्रोफैराड है, ये स्मॉल यूनिट है। उसका भी स्मॉल यूनिट है, मिली फैराड है। तो इसको बोलते हैं माइक्रोफैराड है, इसको बोलते हैं मिली फैराड है ना। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो ये हो गया आपके, इसको कैसे क्या याद करना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हुए यहाँ पे। इतने सारे पॉइंट्स जो पूरा थियोरेटिकल पार्ट इन 5 पॉइंट्स में मर्ज करके रखा है मैंने। तो बेसिक इंट्रोडक्शन सेकंड पॉइंट आपका था, बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या था देख लो। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में देखो आप, देखो ये बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये आपने सब एक्सप्लेन करा कि दे हैव चार्जेस होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, दो कंडक्टर के बीच क्या होता है, इंसुलेटर। ये सब हो गए सारी बेसिक इंट्रोडक्शन, सारा क्या है अपना यहाँ तक का, ये सब है बेसिक इंट्रोडक्शन बच्चों, है ना। क्या क्लियर हो रहा है आपको, ये सब क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। फिर आपका जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है बच्चों, डेफिनेशन सिंबल फॉर्मूला डिपेंडेंसी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है डेफिनेशन, मतलब कि जो क्यू बाई वी का जो रेशियो है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये भी इसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्यू बाई वी मतलब कैपेसिटेंस। फिर इसका जो है डिपेंडेंस इसके ऊपर होती है, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं रहेगी। चार्ज एंड वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। फिर इसका जो फॉर्मूला है क्यू बाई वी, और उसका हो गया यूनिट यहाँ पे लिखो फेराड है, क्या होगा, फेराड है, फेराड है। हुआ क्लियर, इसका सिंबल ये हो गया, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में सी जितना मोर होगा, मतलब चार्ज जितना मोर होगा बच्चों, उतना ही जो है कैपेसिटेंस का ज़्यादा होगा कंपेयरिंग टू वी। वी होना चाहिए छोटा और क्यू होना चाहिए अपना बड़ा होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है एनर्जी स्टोर की बात करें, थर्ड पॉइंट में एनर्जी स्टोर के बारे में लिखना है आपको कि एनर्जी जो होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के स्वरूप में स्टोर होती है ना। फिर आप एक्सप्लेन करो ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन के बारे में आप लिखना है, ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। तो सारे पॉइंट्स मैंने वन बाय वन यहाँ पे लिखे। यूज ऑफ कैपेसिटर मतलब एनर्जी स्टोरिंग के स्वरूप में इसका यूज होता है। फिर आगे डायरेक्ट स्ट्रेंथ मैंने नंबरिंग करी हुई है। फिर आपका जो फिफ्थ पॉइंट है यूनिट ऑफ कैपेसिटर, वन बाय वन सारे पॉइंट्स लिख लो। और ये जो अगर सवाल जो इसके आते हैं मैक्सिमम बच्चों सवाल इसके आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना जिस टॉपिक के बारे में। इसकी मैं रेटिंग देखूँ तो रेटिंग इसकी मैं आपको दे सकता हूँ इसमें 3/5। थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो देख लेना अच्छे से क्या क्या जो बेसिक चीज़ होती है। डायरेक्ट्रिक्स हो गया, यूज ऑफ कैपेसिटर हो गया, सिंबल हो गया, डेफिनेशन, ये सब आपको आना चाहिए। तो आप ऑटोमेटिकली सीख ही लोगे जब आप न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सॉल्व करोगे बच्चों, तो ये आप ऑटोमेटिकली सीख लोगे, है ना। तो यहाँ तक खत्म करते ये वाली वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को थम्स अप देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप नए बच्चे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। ऐसे ही नोट्स आपको मिलते रहेंगे, तो एटलीस्ट 3 बच्चों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।